1 जनवरी 1989 दिल्ली के करीब झंडापुर इलाके में कुछ लोग मामूल के मुताबिक अपने कामकाज को निकल रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर खोल रहे हैं और मजदूर अपनी मजदूरी को जा रहे हैं। चंद लोग पोस्टर्स लेकर लोगों के बीच एक प्ले की तैयारी में जुट जाते हैं। जनवरी का हल्का मध्यम सूरज दिल्ली की ठंड में निकला हुआ है। लोगों के बीच से एक चश्मा पहने हुए इंसान ऊंची आवाज में सबको बुलाते हुए प्ले का आगाज करता है। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरा समा बदल जाता है। जमा हुए लोगों के बीच में कुछ गुंडे इस गिरोह पर हमला करते हैं। इस हमले में कई लोग जख्मी हो जाते हैं और अगले दिन उनमें से एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ देता है। यह इंसान मशहूर व मारूफ थिएटर आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट सफदर हाशमी होते हैं। किस्से कहानियां सीजन 3 के इस पड़ाव पे हम लेकर रूबरू है आपके सफदर हाशमी की कहानी, सफदर की ही ज़बानी। किताबें करती हैं बातें, बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों की दुनिया मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन दुनिया है। मेरे लिए इनकी मौजूदगी बहुत अहम है। मेरा नाम सफदर हाशमी है। मेरी पैदाइश 12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में हुई। बचपन अलीगढ़ के माहौल में गुजरा, फिर पढ़ाई के लिए वापस दिल्ली आ गया। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। मैं इस बात को अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मेरी परवरिश एक पॉलिटिकली चार्ज्ड माहौल में हुई। सफदर हाशमी की फैमिली में ज्यादातर लोग और आसपास के दोस्त और रिश्तेदार लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। शायद इसी परवरिश का असर रहा होगा कि कॉलेज वक्त से ही वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहे, या दूसरे अल्फाज में यूं कहूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दर्द सर थे। मैं पहले एसएफआई से जुड़ा और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का मेंबर बना। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी मेरे हिसाब से एक वाहिद आइडियोलॉजी थी जो सोसाइटी में मौजूद मसले हल कर सकती है। ये वक्त का तकाजा है कि जो लोग सत्ता में हों वो जवाबदेही से ना बच पाएं, फिर चाहे वो कॉलेज हो या पूरा देश। अगर सभी लोग चुप रहेंगे तो मसले कभी हल नहीं हो सकते। आर्ट जब पॉलिटिकल हो जाए तो कई आंखों को चुभता है। अब चाहे वो स्टेट हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिस्ट एक नाकाबिले बर्दाश्त इंसान बन जाता है। अपनी जिंदगी के इब्तिदाई दौर से ही सफदर को थिएटर और स्टेज से खासा लगाव था। उसके लिए किताबों की दुनिया से निकलने वाला रास्ता स्टेज तक पहुंचता था और सफदर ने बिला तकल्लुफ यह रास्ता चुन लिया। पर यह रास्ता सीधा साधा बिल्कुल नहीं था। सफदर अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे कई सारे मोड़ से होकर इस रास्ते पर पहुंचा। एक मोटिवेटेड जिंदगी एक मकसद के साथ जीने के लिए आपको कई कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। मेरे लिए भी सफ़र कुछ खासा मुख्तलिफ नहीं था। मुझे मुल्क में कठिन वक्त के रहते गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहैसियत टीचर काम करना पड़ा।
फिर रास्ता बदलते हुए प्रेस इंस्टीट्यूट में बहैसियत सहाफ़ी काम किया। हाँ, ये बात भी सच है कि 1988 में वेस्ट बंगाल की सरकार के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बतौर अपनी ड्यूटी अंजाम दी, मगर शायद ये नौकरी की दुनिया मेरे लिए नहीं बनी थी। एक आर्टिस्ट का पहला और आखिरी प्यार उसका आर्ट ही होता है। सफदर का रिश्ता स्टेज से जुड़ चुका था और ये रिश्ता जिंदगी भर निभाने के लिए कायम हुआ था। स्टेज मेरी जिंदगी का एक अहम, या यूं कहूं कि सबसे अहम हिस्सा रहा है। एक ऐसी वसी दुनिया जिसकी गहराई का अंदाजा ना मैं कर सकता हूं और ना ही शायद सही तरीके से कोई कर पाएगा। एक मंच पर जब कोई किरदार वजूद में आता है तो उसके मुंह से बुलवाई हुई बात में जादुई असर होता है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि नए किरदार को जन्म देकर लोगों तक वो बात पहुंचाऊं जो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सफदर की जिंदगी का अहम तरीन पहलू वो था जब हिंदुस्तान एक सियासी उतार चढ़ाव के बीचों बीच था। जो लोग हम पर ताना लगाते थे कि शायद हम पूरे लोग बात 1970 के आसपास की है और हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में इंदिरा गांधी अपने अरूज पे थी। और सभी तरफ से हम पर खतरा। ताकत के बल पर ऑपोजिशन को कुचला जा रहा था और हर उठती आवाज को खामोश करने की पूरी कोशिश होती रही। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इस बेतहाशा ताकत की इंतहा हिंदुस्तान ने इमरजेंसी की सूरत में देख ली। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये बात मैडम गांधी पर 100% फिट बैठती थी। जमहूरियत आपको ताकत देती है, आपके हाथ बुलंद करती है और फिर हुक्मरान उन्हीं हाथों से जमहूरियत का गला घोटने लगते हैं। क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है? उस दौर में मेरी आंखों के सामने जो बीत रही थी, मैं उसे फरामोश नहीं कर सकता था। उसकी तनकीद करना और उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी था। 1970 में मैंने एक प्ले लिखा। उसका नाम मैंने रखा था कुर्सी कुर्सी कुर्सी। वो क्रिटिसिज्म थी और मेरे यानी एक आम आदमी की नज़र से गुजरते हुए हालात थे जो लोगों के बीच जाकर उनको बताने और समझाने ज़रूरी थे। वो प्ले लोगों के बीच काफ़ी चर्चित रहा और उसे काफ़ी सराहा गया। एक पॉलिटिकल आर्टिस्ट होने की हैसियत से बहुत सारे दोस्त बने और उससे भी ज़्यादा कई सारे दुश्मन भी। एक पॉलिटिकल आर्टिस्ट हर तरह के खतरे मोल ले लेता है। सफदर हाशमी को ये बात बखूबी पता थी कि वो एक बड़ी ताकत से टकरा रहा है। मैं अपनी आवाज वहां भी जब पूरे मुल्क में उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा तो सफदर हाशमी के थिएटर ग्रुप जन्म ने इस तनाज़े के रद्द-ए-अमल के तौर पर एक स्ट्रीट ड्रामा जिसका नाम कुर्सी 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 था तैयार किया। ये एक तंजिया ड्रामा होता है जो एक बादशाह की कहानी बयान करता है जिसका तख्त उसके साथ साथ ही हरकत करता रहता है जब भी वो मुंतखब नुमाइंदे के हक में इसे छोड़ने की कोशिश करता है। ये ड्रामा जन्म ने नई दिल्ली के बोट क्लब लॉन्स में हफ्ते के हर रोज परफॉर्म किया। ये वाकया जन्म के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। 1975 में हालात बद से बदतर हो गए। इंदिरा गांधी ने मुल्क भर के सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया। 1975 मेरी याददाश्त में हिंदुस्तान का सबसे कठिन वक्त था। मानो किसी ने पूरी रफ्तार से चल रहे देश पर एक ब्रेक लगा दिया हो। माहौल काफी कशीदा था और सियासी सरगर्मियां सर्द पड़ चुकी थीं। कहीं से कोई भी आवाज उठने का सवाल ही पैदा नहीं था। हम जैसे आर्टिस्ट्स ने हार नहीं मानी। हाँ, ये जरूर है
कि सरगर्मियां उस शिद्दत की नहीं थीं, पर इस दौर को पार करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये लड़ाई आगे ले जानी थी। मैंने उस कठिन वक्त में कलम और कागज़ का सहारा लिया। एक जमहूरियत में सियासी हालात हमेशा यकसू नहीं रहते। Indira Gandhi had announced fresh elections. Subsequently, she suffered the most humiliating defeat. उतार चढ़ाव सियासत में लाजिम मलजूम बात है। 1977 में इमरजेंसी खत्म की गई और मुल्क में फिर से पहले की तरह नॉर्मल हालात बनने लगे। इमरजेंसी के फौरन बाद मैंने और मेरे साथियों ने हमारे थिएटर ग्रुप जन्म की कोशिशें तेज कर दी। जन्म जन नाट्य मंच लोगों के बीच में काफ़ी सराहा जा चुका था और अब वक्त था उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। 1978 में हमने मशीन नाम का एक स्ट्रीट प्ले किया। 20 नवंबर की तारीख थी और करीब 2 लाख वर्कर्स यूनियन के मेंबर्स के सामने हमने वो प्ले किया था। वो दिन था और फिर जन्म पीछे नहीं हटा। किसानों के मुद्दे हों, बेरोजगारों की आवाज हो या मजदूरों के हक की बात, हमने हर एक मुद्दे को अपने फन से उजागर किया। पॉलिटिकल एक्टिविज्म के इस सफर में सफदर की मुलाकात अपने एक साथी से होती है। दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता कायम होता है। यह रिश्ता कॉमरेड से जीवन साथी होने तक की मंजिलें तय करता है। मौलवी और मेरा साथ मानिए जिंदगी के हर एक पहलू में रहा। हमने थिएटर साथ किया, लोगों की आवाज साथ में उठाई और हमेशा साथ काम करते रहे। मौलवी मेरी काबिल कॉमरेड, मेरी बेहतरीन दोस्त और मेरी पुरशफीक जीवन साथी थी। जन्म बाकी साथियों के साथ साथ हम दोनों की भी मीरास थी। सफदर अपने मद्दाहों के नजदीक एक डायनामिक आर्टिस्ट थे, चाहे वो एकेडमिक्स हो, थिएटर हो या टेलीविजन। हर एक फील्ड में माहिर थे। किताबों से गहरा ताल्लुक था और बच्चों के लिए इसी ताल्लुक से उन्होंने कई किताबें भी लिखी। किताबों से मेरी रूह का, मेरे दिल का गहरा ताल्लुक है। खास तौर पर बच्चों के लिए लिखना मेरे लिए पुरसकून था। बच्चे ही तो कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर मुस्तकबिल को संवारना है तो बच्चों की एजुकेशन पे, उनकी तालीम और तरबियत पे खास तवज्जो देने की जरूरत है। जिंदा रहते तक सफदर हाशमी पर बदआमनी के इल्जामात लगते रहे, लेकिन इन इल्जामात की वजह से आजादी इजहार की तहरीक को जोश मिला। एक आर्टिस्ट की ताकत, उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना गहरा होता है, इस बात का सबूत सफदर ने अपने आर्ट से दिया। जिंदगी में मैं बहुत से लोगों के दरमियान सिर्फ एक आवाज थी। मौत में मैं एक बेहतर दुनिया के लिए जद्दोजहद की अलामत बन गया। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन तमाम लोगों की है जो एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखते हैं जहां इंसाफ की बालादस्ती हो और मजलूम को अपनी आवाज मिले। हकीकत और अफसाने के बीच की दुनिया सफदर की दुनिया थी। उनकी परफॉर्मेंस को देखने वालों का इंतजार नहीं रहता था, बल्कि सफदर का स्टेज किसी भी नुक्कड़ या सड़क पे लोगों के बीचों बीच सज जाता था। एक आजाद सोच के साथ उन लोगों के बीचों बीच जाकर जिन लोगों के लिए दरअसल वो कंटेंट बनाया जाता था। मेरे लिए खुला आसमान मेरी छत थी, बिछी हुई जमीन मेरा स्टेज और इस पर मेहनत कश लोग मेरे दर्शक। ना कोई टिकट, ना कोई एंट्री। बात उन तक पहुंचे जिनके लिए बात कही जा रही है। ये मेरी कोशिश थी और यही
मेरा संघर्ष बना। मुझे इस बात का यकीन है कि सोसाइटी में हमारे मेहनतकश मजदूरों के मसले हल किए जा सकते हैं और इसमें आर्ट का एक अहम किरदार है। अगर सफदर हाशमी की जिंदगी को थॉट में परोसा जाए तो यही सामने आएगा कि आर्ट पॉलिटिकल होना चाहिए। हुकूमत की तरफ से इल्जामात और नुक्ताचीनी पूरी जिंदगी होती रही, चाहे वो इल्जाम ये हो कि वो समाज में एंटी सोशल एलिमेंट की तरह काम कर रहे थे, या ये कि अपने नाटकों की वजह से वो बदआमनी फैलाते रहे। और शायद इसी तासुर के चलते सफदर हाशमी ने अपनी जान भी गंवा दी। मैंने जिस चीज के लिए, जिस सोच के लिए अपनी सारी जिंदगी संघर्ष किया, उसी चीज को करते करते मैं इस दुनिया से चला गया। ये मेरी कामयाबी है। मेरे कातिल ने मुझे मारकर मेरी सोच को अमर कर दिया। मैं रहूं ना रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोच, वो आइडियोलॉजी रहनी चाहिए जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी बिता दी। मेरी दुनिया लिखे हुए शब्दों, कही हुई बातों और निभाए हुए किरदार के बीचों बीच बसी है। मेरा नाम सफदर हाशमी है। 2 जनवरी 1989 सफदर हाशमी का दिल्ली के अस्पताल में इंतकाल होता है। इसके ठीक 2 दिन बाद ही उनकी शरीक हयात मौलवी श्री और जन्म के दीगर अफराद ने मिलकर हल्ला बोल को उसी जगह परफॉर्म किया। सफदर के कलम से कई नुमायां तहरीरें रकम हुई। उनमें हल्ला बोल, मशीन, हथियारे, 3 करोड़, औरत और डीटीसी की धांधली शामिल है। सफदर हाशमी का किरदार इतिहास की कसौटी पर किस तरह परखा जाएगा, ये तो बस इतिहास ही तय करेगा। एक कहानीकार की हैसियत से मेरा काम बस सफदर की कहानी को आपके रूबरू लाना था। किस्से कहानियां सीजन 3 एक ड्रामाटाइज पॉडकास्ट है और इसका यह एपिसोड आप द क्विंट पर सुन रहे थे। इस एपिसोड में सफदर का किरदार निभाया है सिद्धार्थ ने। एपिसोड को प्रोड्यूस, एडिट और स्क्रिप्ट किया है मैंने, यानी अलिफ ने। इस एपिसोड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स रितु कपूर और शैली वालिया है। अगर आपको सफदर हाशमी की ज़बानी उनकी ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को लेकर अपने तासुरात का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूं। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए मोड़ पर, लेकर एक और किरदार इतिहास की किताब से। तब तक के लिए विदा।